बात करने वाले हैं बजट की, आम बजट की। मोदी 3.0, एनडीए 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब बजट यानी कि बही खाता, यानी खर्च और आमदनी का लेखा जोखा पेश किया जाता है पूरे देश की। जिस तरह से आप अपने घर का बजट चलाते हैं, सरकार देश का बजट चलाती है। और जिस तरह से घर में लोग, भाई आपकी धर्मपत्नी अगर वो हाउसवाइफ है तो वो साल की शुरुआत में, महीने की शुरुआत में कहेगी इतने पैसे दे दीजिए। बेटा या बेटी अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनकी स्कूल ड्रेस का इंतज़ाम करना पड़ेगा। माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके दवा जो है, उनका जो इलाज है या उनकी सेहत से जुड़ी चीज़ें, उन सब का प्रावधान इंतज़ाम करना होता है। ये आम आदमी अपने घर पर करता है और यही काम निर्मला सीतारमण निभा रही है। 7वीं बार लगातार वो बजट पेश करती हुई दिखाई दी। अब ऐसे में बजट को हम सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज कहकर सीमित कर दें, ये भी गलत हो जाता है। देश मतलब सरकार चलाना, मतलब उसमें राजनीतिक पुट भी होता है। कहने को गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, लेकिन इसी की कदम ताल करने की एक जुगत भी बढ़ाई जाती है तमाम सरकारों द्वारा जब वो बजट पेश करते हैं। राजनीतिक हित भी साधने होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको सही दिशा और रफ्तार देने की भी जिम्मेदारी होती है। और इस बार भी यह जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है सरकार को, निर्मला सीतारमण को। और जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है, अपने दम पर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। यह सही मायने में गठबंधन सरकार है। कहने को पहली दो सरकारें 2014-2019 की भी एनडीए की सरकारें थी, लेकिन अपने दम पर बीजेपी ने बहुमत हासिल भी की थी। तो किसी को आकर्षित, लुभाने, रिझाने, मनाने का कोई लोड नहीं था सरकार पर। तो इस बार अमृतकाल में है हम, विकसित भारत का संकल्प लेने की भी बात की गई। कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था, आज पिटारे से क्या निकला, इसे हम सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसमें मैं एक एम भी जोड़ रहा हूं कार्यक्रम की शुरुआत में ही, यानी कि मिडिल क्लास। 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं। और जब पैसे की बात आती है, सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रगड़ दिया और पैसों की बरसात होने लगी। वो पैसा हमसे ही लिया जाता है टैक्सेस के जरिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे अहम होता है इनकम टैक्स। 8 करोड़ लोग, और उसमें मिडिल क्लास की बहुतायत है, वो ये टैक्स भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। पर दरअसल सही मायने में कर अदायगी सिर्फ 3 करोड़ लोग करते हैं, बाकी जीरो टैक्स रिटर्न होता है। तो वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई क्या मिलेगा, जेब में कुछ पैसे आएंगे क्या, आमदनी बढ़ेगी क्या। 12 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हां, एक नई टैक्स रिजीम, एक नई व्यवस्था जरूर ला दी गई, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें बचत करने के बजाय खर्च करने पर जोर ज्यादा था। ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा लाभ मिलता दिखाई देगा सरकार की तरफ से। और उसी को और आगे बढ़ाती दिखी आज निर्मला सीतारमण। नई कर व्यवस्था जो है उसमें 17,500 रुपए तक का आपको फायदा मिलता दिखा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75,000 रुपए कर दी, वो डिटेलिंग आप तक आ गई होगी। लेकिन जो पुरानी कर व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स जो रजीम है, जिसमें अभी भी 1/3 जनता उसी पर है, जिसमें आप घर कर्ज पे भी आपको कुछ रियायत मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो खैर दोनों जगह होती हैं, पर यहां के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर कोई रिबेट या 50 की 75,000 सीमा नहीं बढ़ाई गई, या मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कुछ नहीं बढ़ाया गया। तो क्या सरकार ये कह रही है कि बचत वाली जो कर व्यवस्था है उससे हटिए,
घर का इंतजाम मत करिए, अपने लिए बीमा मत लीजिए। कोरोना काल में हमने देखा पूरी जमा जोखू भी जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, एक बार अस्पताल में भर्ती होने में उड़ फुर होकर उड़ रही थी। तो बचत को क्या सरकार डिस्करेज कर रही है? एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह दिखा। और इसमें दिलचस्प बात क्या कि अगर हम शेयर बाजार की बात करें, सट्टा बाजार है और इसमें जोखिम रहता है, नुकसान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और आरबीआई ने भी कहा कि ये F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग पैसा लगा रहे हैं, अपनी सेविंग्स, अपनी जमा जोखू उसमें डाल रहे हैं, 10 में से 9 नुकसान उठा रहे हैं। तो सरकार इसको थोड़ा कर्ब करती भी दिखी। 4 जून को नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल को लेकर बम सरकार शेयर बाजार में पैसा लगाने की भी बात कर रही थी, लेकिन अब वहां पर कर लगाती दिख रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20%, और सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा दिया गया है। तो वहां पर डिस्करेज कर रही है लोगों को। तो एक जगह बचत से रोक रही है और एक जगह बचत करने के लिए और सट्टा ना खेलने के लिए भी प्रेरित होती दिखाई दे रही है। पर इसमें करती दिखाई दे रही है सरकार, लेकिन एक विरोधाभास भी दिखा। पर देश के लिए मायने क्या हैं इस बजट के? और इसमें सबसे बड़ा हासिल जो मुझे दिखा वो ये कि सरकार ये एक्सेप्ट करती दिखी है कि हां, बेरोजगारी एक समस्या है। ये जो युवा है, हमारी जो ताकत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर या लायबिलिटी में कन्वर्ट ना हो। तो सरकार एक राह दिखाती दिखी है युवाओं के लिए, और रोजगार के जो अवसर हैं उन्हें सृजित करने के लिए। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बेरोजगारी दर 3.2% बताई गई, जबकि CMIE का आंकड़ा 9.2 का है। और हमने देखा है बड़ूच हो, मुंबई हो या उत्तर प्रदेश में 60,000 रेलवे की भर्ती की परीक्षा थी, 49 लाख युवाओं ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। तो ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है और सरकार उसे आगे अब निपटते हुए अपनी कमर कसती दिखाई दे रही है। और इसमें भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की भी मांगी जा रही है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, 5,000 रुपए महीने भी दिए जाएंगे। अब कांग्रेस कह रही है हमारा मॉडल कॉपी कर लिया, कि नकल कर रही है सरकार। अब बजट को नकार भी रही है कि कुछ नया नहीं दे रही, ये भी कह रही है हमारे आइडियाज कॉपी कर लिए। ये अपने आप में एक राजनीति होती है। पर जब युवाओं पर, रोजगार पर तवज्जो होती है और MSME सेक्टर को भी तरजीह देते हुए सरकार दिख रही है, जो मुद्रा लोन है MSME के लिए 10 से 20 लाख रुपए वो किए जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए तक का भी प्रावधान किया जा रहा है, तो बाकी और सेक्टर्स पर भी क्या उतना ही ध्यान दिया जाता है? इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। शिक्षा के लिए बजट है 1,26,000 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 79,000 करोड़। यानी कि हमारे बजट का हम 1-2% ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अहम प्राथमिकताओं पर अभी भी देने को तैयार हैं। तो ऐसे में क्या हम विकसित भारत की जो नींव रखने की बात कर रहे हैं उस पर खरे भी उतर पाएंगे? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। या दरअसल कर्ज बढ़ रहा है तो एक लिमिट होती है सरकार की भी। सरकार करे तो क्या करे, एक एलोकेशन करनी होती है। और यहां पर सवाल आ जाता है, ये एक गठबंधन सरकार भी है और इसमें JDU और TDP की मदद की जरूरत है। तो इस बजट में एक और बड़ी हेडलाइन जो बनी वो बजट में बम बम बिहार की हो गई बल्ले बल्ले। बिहार को अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं। और पैसे कितने मिले? 26,000 करोड़ तो एक मिले, एक 21,000 करोड़ मिले, एक 11,500 करोड़ रुपए मिले। तो बिहार को कुल मिलाकर ये आंकड़ा, अब देखिए बहुत ज्यादा जब रिसर्च हो जाती है तो आंकड़े भी इधर उधर होने लगते हैं। तो 57,000 करोड़ के करीब बिहार को मिले हैं
और 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को भी मिलते दिखाई दिए हैं। 12 बार जिक्र हो गया बिहार का आज शुरुआत में ही, बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण द्वारा 6-7 बार जिक्र हुआ आंध्र प्रदेश का भी। अब विपक्ष कह रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। पी चिदम्बरम कह रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े ऐलान कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की जान बचाई है, वरना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेते। और मैंने कहा ना, ये आर्थिक दस्तावेज भी होता है, और देश में चुनाव तो लगातार चलते रहते हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में भी चुनाव हैं। तो उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू की है। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र को नोच डाला और मुंबई को लूट लिया। हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया। महाराष्ट्र को और कितना अन्याय सहना होगा, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। जबकि हम एनडीए की बात करें, बीजेपी वाले तो ताल ठोकेंगे ही, लेकिन जो बाकी सहयोगी दल हैं, वो जेडीयू की बात हो, वो टीडीपी की बात हो, आरएलडी हो, चिराग पासवान हो, कावड़ मसले पर सरकार को ये घेर रहे थे। लेकिन बजट को समावेशी बजट, भविष्य की नींव रखने वाला बजट, सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट बताते हुए उसकी शान में कसीदे पढ़ने से विपक्ष भी पीछे हटता कतई नहीं दिखा है। तो ऐसे में बजट को आज हम थोड़ा डिकोड करना चाहेंगे, बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में। ऐसे में बजट से जुड़ा आज का हमारा सीधा सवाल, बजट जनमन धन का, यानी कि आपका, मेरा, हमारा ख्याल रखने वाला, या कवच सिंहासन का, और विकास का कैसा फॉर्मूला, आम आदमी को क्या मिला। ये स्क्रीन पर भी ले आइए, फोन नंबर तो हम बता देंगे। बजट जनमन धन का या कवच सिंहासन का, और विकास का कैसा फॉर्मूला, आम आदमी को क्या मिला। और देश के वरिष्ठतम पत्रकार बजट को डिकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधी बात करते हैं। प्रभु चावला पैनल में सबसे तजुर्बेकार भी हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे अपने करियर की शुरुआत में। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बजट है तो बही खाता, लेखा जोखा, आमदनी और खर्च का, लेकिन ये आर्थिक दस्तावेज होने के साथ साथ एक राजनीतिक दस्तावेज भी होता है। किसका पुट ज्यादा दिखा? बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन आपकी निगाह में क्या दिखी या क्या मिली? देखिए, इसकी सबसे बड़ी हेडलाइन तो संदीप इसी बात को लेकर यह है कि दरअसल ये इस बात का दस्तावेज है और इस बात की गवाही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। इसलिए उस दौरान जो कुछ भी गलतियां मोदी सरकार की तरफ से की गई है, उन सारी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश इसमें दिखाई पड़ी है। जो सरकार लगातार 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में लगातार इस बात को इग्नोर कर रही थी कि दरअसल बेरोजगारी किसी तरीके की समस्या है, और आपको याद होगा हाल में आरबीआई ने एक डेटा दे दिया कि 8 करोड़ लोगों को बेरोजगार को रोजगार मिला है। तो जो सरकार 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हो, तो उसके लिए इस बजट में बेरोजगारी के मसले पर जो ये इंटर्नशिप स्कीम लाने की कोशिश की गई है, और बार बार ये जताने की कोशिश की गई है कि दरअसल हम बेरोजगारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ईपीएफओ में जो रजिस्टर हो रहे हैं, पहला कर्मचारी, उसे 15,000 रुपए भी देंगे 3 महीनों में, सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जी, तो उस पूरी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश है। दूसरा, इस सरकार को इस चुनाव के दौरान किसानों की नाराजगी भी झेलने को मिली है। तो पूरे बजट में जो दूसरी बात की गई वो की गई कि भाई हम किसानों के बारे में, फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बुनियादी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दो चीजें हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि दरअसल 2024 के चुनाव में हार की जो कमी थी उसको पूरा किया जाए। उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई, जो नरेंद्र मोदी का बिल्कुल नया पैराडाइम शिफ्ट मैं इसको मानता हूं,
क्योंकि जो प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं वो तो किसी के सामने नहीं झुकते, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने किस तरीके से नीतीश कुमार और नायडू की एक तरीके से मिजाज पुरसी करने की कोशिश की है। अब नायडू साहब आज को अमरावती के लिए जो है वो 15,000 करोड़ मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें टोटल जो पैकेज है वो करीब 74 या 75,000 करोड़ का पैकेज है, जो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को मिलाकर है। और उसमें भी सारी बहुत कुछ जो सौगात उन्होंने दरअसल बिहार को दी है कि 58,900 करोड़ रुपए मिलेंगे, 26,000 करोड़ तो सड़क के लिए मिलेंगे, तमाम तरीके की योजनाएं शुरू की गई हैं। ये क्यों है? ये इसलिए की गई है, बिहार और आंध्र प्रदेश के अचानक में प्रेम नहीं उमड़ पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों वो राज्य हैं, इन दोनों के नीतीश और नायडू वो हैं जो उनकी सरकार के लिए कभी भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, इसीलिए किया गया। पर ये तो होता रहा है ना आशुतोष, एक सेकंड के लिए। अब रेल बजट आम बजट के साथ ही आने लगा, पहले रेल बजट अलग आता था, और रेल मंत्री अमूमन 30 साल में हम निगाह डालें तो वो जब रेल बजट आया करता था वो बिहार से या बंगाल से, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही, दिनेश त्रिवेदी भी थे, तो वो सारी ट्रेनें बिहार और बंगाल की तरफ चलती दिखाई देती थी। वो एक बायस तो होता ही है ना, किसी को कुछ ज्यादा मिलेगा किसी को कुछ कम, ये तो बजट का एक अहम हिस्सा है। हाँ, तो अगर ये बायस होता तो उत्तर प्रदेश को मिलता ना। भाई उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे खराब हुई है, महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे खराब हुई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत ही बुरी स्थिति में 29 सीटें चुनाव लड़ती है और 9 जीतती है। परसेंटेज क्या है जीत का? 33% से भी कम है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त मंथन मचा हुआ है, मार मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, आखिर हुआ कैसे ये? वहां के लिए क्या दिया इस बजट में? तो सिंहासन के लिए कवच खोजा है या एक राजनीतिक हित जो साधने की कोशिश होते हैं वो लिमिट हो गए गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में? क्या आप ये कह रहे हैं आशु? अपीजमेंट की जा रही है, जो अपीजमेंट भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस दूसरे साथियों पर लगाती रही आरोप कि वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट करते हैं, वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार खुलेआम कर रही है, डंके की चोट पर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नरेंद्र मोदी की वो सरकार नहीं है जो 2014 तो में गठबंधन धर्म का दबाव सरकार पर दिख रहा है, लेकिन टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, विनोद शर्मा, अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भी हैं, तो उसी स्थिति को जिस एक्सप्रेसवे या सुपर हाईवे पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो दिशा भी दिख रही है? सरकार जो अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को एक समस्या तो मान ही रही है, लेकिन एक वेल राउंडेड बजट भी दिख रहा है जिसमें निरंतरता है और ज्यादा लोक लुभावन बनने की कोशिश नहीं, लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम क्या होंगे उन्हें पकड़ने की चेष्टा दिख रही है। इसकी डिस्कशन दो सतह पे हो सकती है। एक तो जो स्टेट्स को उन्होंने असिस्टेंस दी है सेंटर ने, आंध्र प्रदेश को और बिहार को, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि ये जो प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, ये उससे हट के उन्होंने ये असिस्टेंस दी है क्योंकि औरों को अनुपात में कुछ नहीं मिला। क्योंकि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो सबको बराबर का मिलना चाहिए, सब स्टेट्स को। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आंध्र प्रदेश को जो पैसा मिला है और उसके साथ जो रोड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो रही है चेन्नई और वाइजैग में, अनम्यूट कीजिए विनोद, मेरे ख्याल से आपका ऑडियो सडनली हमें नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रोड कनेक्टिविटी वाइजैग से और चेन्नई के बीच में, और जो रोड कनेक्टिविटी हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में, वो प्रोजेक्ट्स भी, उसका भी मेंशन माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने आज किया। तो ये जो रोड कनेक्टिविटी है ये आंध्रा की इकोनॉमी को बूस्ट देगी, और उसके साथ साथ ये जो कर्नाटक और चेन्नई है इनके साथ एक ट्रायंगल बनेगा, जो मैं समझता हूं साउथ इंडिया के लिए एक अच्छी, तो साउथ इंडिया के लिए अच्छी बात है। आपका वीडियो कनेक्शन चला गया है, मैं उसको दुरुस्त करा रहा हूं। लेकिन जो ये संघीय ढांचे को मजबूत किया जा रहा है या गठबंधन धर्म की ये अपने आप में मजबूरी है और मौका मिलता है उद्धव ठाकरे को निशाना साधने का, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और अभी हरियाणा में भी है, तो हर राज्य कह रहा है कि भाई हमें बुला गए, हमें बुला गए, तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव भी कि अरे भाई यूपी का क्या।
देखिए, गठबंधन धर्म की मजदूरी तो साफ दिखाई पड़ रही है। अब गठबंधन धर्म कह लें या गठबंधन की व्यवस्था कर लें, यही चंद्रबाबू नायडू इन्हीं मांगों को लेकर के 2018 में एनडीए से अलग हुए थे। यही सारी मांगे थी अमरावती को लेकर के पैकेज, उसमें मुख्यमंत्री थे, एनडीए में थे 2014 से लेकर 2018 तक, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अलग हुए थे। तब कोई परवाह भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी, क्योंकि तब उनके पास 283 का अपना बहुमत था और बाकी सहयोगी दल थे। तो और लेकिन इस बार 15,000 करोड़ तो सीधे दे दिए, और जो हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी, वो भी पहुंच गए। बिहार को 59,000 करोड़। तो और जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अभी होने हैं अक्टूबर में, हम लोग सब लोग ये सोच रहे थे, आपके साथ भी डिस्कशन हो रहा था कि शायद बिहार नहीं, हम इसे पलट कर ये क्यों ना देखें कि पॉपुलिज्म में नहीं लग रहे हैं प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। भाई कौन रोक सकता था? बिहार के बजाय महाराष्ट्र या हरियाणा में भी देने लगते, फिर कहते वहां चुनाव है, देखो वहां दे दिया। ये तो सवाल उठाने वाले तो उठाते रहेंगे। जिनको दिया है वही रोक सकते थे ना। हाँ, जिनको दिया है वही रोक सकते थे, क्योंकि उन्हीं की तो मांग थी ना कि बिहार को विशेष सहायता दी जाए, विशेष राज्य न सही विशेष सहायता दी जाए। और आंध्र प्रदेश का 2 बार चंद्रबाबू नायडू आकर के अपना डिमांड चार्टर दे गए थे। वो तो 70-75,000 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, वो तो 15,000 करोड़ मिला है अभी तो। और उन्होंने कहा भी है, और अभी ये नहीं मालूम कि वो मुतमईन भी हैं, इससे खुश हैं कि नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन मिली है वेंटिलेटर पे पड़े हुए पेशेंट को, इस राज्य को, यानी अभी तो विटामिन मिलना बाकी है, अभी बहुत सारी मेडिसिन मिलना बाकी है। तो ये तो राजनीतिक पहलू हो गए, लेकिन अब असल बात पर आते हैं प्रभु, और वो है आम आदमी की बात। आम आदमी के लिए होता है ना, हम टैक्स देते हैं, ये बही खाता जो दिया जा रहा है ये हमारी कंट्रीब्यूशन ही है। कोई अपने आप तो कोई नोट छापने की मशीन लगा नहीं सकता। तो आम आदमी को क्या मिला है? अगर हम आयकर से शुरू करें, क्या आप थोड़ा सा इसमें अचंभे में थे कि पुरानी कर व्यवस्था को तो बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना वहाँ पर कोई आपको छूट मिली है। नई कर व्यवस्था जो दरअसल खर्च बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, ना कि बचत करने के लिए, वहाँ 17,500 रुपये आप बचा पाएंगे। ये थोड़ी उल्टी धारा चल रही है क्या? भारतीय परंपरा भी जो है हमारी सेविंग टू जीडीपी रेशो 32 से घटकर 8% पर आ गई है। संदीप, पहले तो मिडिल क्लास या गरीब आदमी दोनों को मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे को 2-4 पॉइंट इकट्ठे बोलने दीजिए एकदम, क्योंकि आपने बड़े महत्वपूर्ण इशू उठाया है कि गरीब आदमी को छोड़ दीजिए, वो तो इनकम टैक्स देता नहीं है। आपने शुरू में कहा कि 9 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं। 9 करोड़ में अगर आप देखें, सबके यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल की बात जो की है, उसमें मोदी जी की भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर। मैं अभी सर्च कर रहा था, 1,80,000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स देते हैं। जैसे इस देश के अंदर 9 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स 1 करोड़ देने वाले 1,80,000 हैं कुल, यानी 1 करोड़ से ऊपर, जिसकी 100 करोड़ भी हो सकती है, 25 करोड़ भी हो सकती है। सीईओ आजकल के सब तनख्वाह 80 करोड़ ले रहे हैं, आपको पता है। तो इनकम टैक्स से जितना खर्च आ रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन, वो कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है या इंडिविजुअल टैक्स से आ रहा है, जो बड़ी संख्या में देते हैं मिडिल क्लास, जिनको आप कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे आ रहा है। तो इसलिए गरीब के लिए तो जीएसटी काउंसिल जब से बनती है, जब से ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस देश की अर्थव्यवस्था में हुआ है, जब बजट के अंदर आपको पता लिखता कि क्या टैक्स बढ़ा और क्या बढ़ा कम हुआ। पहले हमको लगता था कि पता लगता है साबुन महंगा हो गया, एयर कंडीशनर सस्ते हो गए, जूते महंगे हो गए, इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी, ये सब पता लगती थी, उसका इंटरेस्ट रहता था, और सब चीज़ें जीएसटी में चली गई। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक जनता के साथ कॉन्स्पिरेसी की कि टैक्सेस जहाँ से लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस लग रहे हैं, उसको उठा करके जीएसटी में डाल दिया। वहाँ डिस्कशन होती है, उसके ऊपर जनता को पता नहीं लगता क्या हो रहा है। 18% आपकी जेब से, मेरी जेब में से, इमना उसके पता चल जाता है। हर बजट में पता कहीं आता नहीं है। तो जो कह रहे हैं आप गरीब आदमी की बात, गरीब आदमी का बजट तो जीएसटी के पास चला गया, और जीएसटी के अंदर सारे चीफ मिनिस्टर मिल करके आम आदमी के, गरीब के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बिना शोर मचाए असेंबली में या पार्लियामेंट में टैक्स बढ़ाए जाते हैं। महंगाई बढ़ी, आपके मतलब इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के जरिए आपकी जेब पर डाका डल रहा है। 100 रुपए जीएसटी से अर्जित करती है सरकार, 64 रुपए तो गरीब दे रहा है। अब मैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बात पर आता हूं, जहां बचत मैं कर सकता हूं, उस पुरानी कर व्यवस्था को आप बढ़ाने को, आकर्षक बनाने को ही तैयार नहीं। आप कह रहे हैं नई में जाइए, खूब खर्च कीजिए तो आपको छूट मिलेगी। क्या सरकार इस राह पर चल रही है?
संदीप, पहले ही आरबीआई गवर्नर ने उस दिन स्टेटमेंट दिया है कि मिडिल क्लास जो है डिपॉजिट बैंक के कम होते चले जा रहे हैं, और जबकि लैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। अब लैंडिंग जो अब क्या है कि मेरे जो भी पैसे डिपॉजिट था, लोगों को आपने स्टॉक मार्केट में लगवा दिया, वहाँ पर हीटिंग अप हो गई, 80,000 रुपये पॉइंट पे पहुँच गया। तो मेरे पास बचत करने के लिए जब पैसे मिडिल क्लास के पास होंगे, जब 1% लोगों के पास 20-25% वेल्थ का जा रहा है, तो बचत करने के पास किसी के पास है नहीं। इसलिए बचत अगर रेटिंग सेविंग कम हो रही है देश के अंदर ऑफ द जीडीपी की किसी ज़माने के अंदर 35%, हाँ, 32% थी अभी कुछ साल पहले तक। छोटे सेविंग्स के अंदर पैसा रखते थे जिसका प्रयोग करते। हाँ, तो अब कम होती चली जा रही है। 8% पे आ गई है। डिपॉजिट में कहां से करूंगा, क्योंकि तो ऑल द मोर रीजन फिर तो सरकार को पुरानी कर व्यवस्था आकर्षक बनानी थी। वो पुरानी को तो आकर्षक बना नहीं रहे। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50 की 75,000 की वो नई कर व्यवस्था में की है, पुरानी में नहीं। आप 9 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें 9 करोड़ में कितने लोग देते होंगे? मेरे को लगता है भारत के अंदर जो बजट की बात कर रहे हैं हम, खाली इनकम टैक्स से सीमित नहीं है। हम और आप अफेक्टेड हैं। मेरे को यार आपको 2,000 रुपये महीने की बचत हो जाएगी, उससे देश तो नहीं बदल जाएगा ना। सवाल ये है कि इस बजट के अंदर कोई ना दिशा नहीं है किसी किस्म की। ये बजट जो नहीं, मैंने कहा इसमें एक हम और चीज है प्रभु, टीवी पे डिस्कशन आज हम दिन में भी चर्चा कर रहे थे। एक सेंटेंस कहूंगा, एक सेंटेंस करूंगा। ये मैं इस बजट के अंदर सिर्फ एक ये होता है पिंक पेपर्स के लिए। आज का बजट जो है, जो मैं आपको ये दिन से कह रहा हूँ, पहली बार बजट जो है ये गुड पॉलिटिक्स है, विच विल मेक गुड इकोनॉमिक्स एज वेल। पॉलिटिक्स क्या है कि सबको खुश रखना है। तो मोदी जी का जो बजट पहली बार आया है, इसके अंदर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर खर्च कर रहे हैं, मैं कॉन्ट्रेरी व्यू ले रहा हूँ, इतना सारा एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के नहीं स्किल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो रेलवे पे खर्च कर रहे हैं। बिहार के अंदर क्योंकि इलेक्शन हो रहा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा दिया गया है। अल्टीमेटली ये जितना खर्चा होगा, ये उससे डेवलपमेंट भी तो होगा ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा होता है। तो पहली बार गुड पॉलिटिक्स जो है, इट इज़ ऑल्सो गुड इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा कोई कंसेशन नहीं दिए जो हर बार जाते आते थे। पहली बार है कि ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगाया गया। तो आई विल से इट इज़ गुड पॉलिटिक्स विच विल लीड टू गुड इकोनॉमिक्स इफ इम्प्लीमेंटेड ऑनेस्टली। बहुत अहम पॉइंट यहां पर कह रहे हैं, गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। विनोद शर्मा, ये एक पुराना शगल है, पुरानी एक कहावत है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ पर गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स कदम ताल करवाने की कोशिश करती दिख रही है सरकार। ये प्रभु का व्यू हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी व्यू ये है कि ये जो बजट है ये डायरेक्शनलेस बजट है। इट्स एन एडहॉक बजट। ये बजट बनाया गया है अपने सहयोगी दलों के लिए। लेकिन जहां तक प्रभु ये कह रहे हैं कि इट्स गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स, तो मैं चाहूंगा कि प्रभु, चूंकि इकोनॉमिक्स के बारे में रिलेटिवली हमसे ज्यादा जानते हैं, कि जो इंडेक्स प्राइसेस जो पहले होते थे प्रॉपर्टीज के प्रभु, उसको जब हटाया गया है और अब अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मेरे पर एक तरह से इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, जिसपे एक बड़ा बवाल हुआ था। एक वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन के दौरान बड़ा बवाल हुआ था, और उसके बाद बहुत सी बातें कही गई थी कि भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एक सेकंड के लिए विनोद आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो ये इंडेक्सेशन की बात की है, ये आम आदमी को थोड़ा समझा दें, क्योंकि ज्यादातर चैनल्स मैंने देखे हैं इस खबर पर कोई ध्यान ही नहीं पूरा दे पाया है। हुआ ये है दर्शकों कि हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कि कोई चीज आपने 1 साल या 2 साल से ज्यादा रखी है, उस पर कितना आप कर देंगे, उसमें शेयर्स वगैरह तो आते हैं, पर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आप फर्ज कीजिए कोई प्लॉट है या कोई मकान है आपका और वो 2000 में आपने 10 लाख रुपए पर खरीदा। अब तक कानून क्या था, व्यवस्था क्या थी कि आप 2024 में उसे बेच रहे हैं तो इंडेक्सेशन होती थी, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी हुई है वो 10 लाख रुपए 2000 में, सन 2000 में उनकी वक़्त कितनी थी और आज कितनी होगी, तो उसको 2 करोड़ या 3 करोड़ मान लिया जाएगा, तो आप उतने में बेचेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। अब सरकार ने क्या किया है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें अगर 20-30 लाख ऊपर जा रहा है तो आपको 20% देना पड़ता था टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसे तो 12.5% कर दिया, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दी। यानी कि अगर आप वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अब बेचेंगे तो 3 करोड़ पर 12.5%, यानी कि आप उस पर 36 लाख के करीब का टैक्स देते हुए दिखाई देंगे। यही कह रहे हैं आप? मैं थोड़ा ये चीज समझाना जरूरी समझा मैंने विनोद। ठीक है,
मैं ये कह रहा हूं कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं प्रभु, मार्केट में करूं, प्रॉपर्टी में करूं? मेरे पास तो दोनों ऑप्शन नहीं है आज के दिन, और मेरे पास बाइंग कैपेसिटी मेरी कैसे बढ़ेगी, और उससे मेरा खर्चा कैसा बढ़ेगा, मेरा एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेव अप होगा। देखिए, ये जो बजट है, इसकी अभी फाइन प्रिंट मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट रेड, हम में से किसी ने इसको पढ़ा नहीं है। दूसरा, ये जो बजट है, जो भी बजट आ रहे हैं, बदकिस्मती है कि 2011 के आंकड़ों पे आ रहे हैं। जो डेटा है, हमारा सेंसस नहीं हुआ 2011 से। अब 2011 से जिस देश में सेंसस नहीं हुआ हो, उसका बजट कैसे परफेक्ट हो सकता है? आप मुझे बता दीजिए। कोई इन बेसिक मुद्दों पे बात नहीं कर रहा, इसीलिए विरोधाभास है। जो आरबीआई का स्टेटमेंट है 8 करोड़ जॉब्स वाला, और अब जो पुश दिया गया है जॉब्स की तरफ, उनमें विरोधाभास है। नहीं, विरोधाभास पर विनोद, अगर हम विपक्ष का हमला भी देखें, विपक्ष कह रहा है हमारी नकल कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कुछ भी नहीं है इस बजट में। भाई नकल कर रहे हैं तो फिर कोई, आप भी गलत राह पर चल रहे थे क्या ये विपक्ष और कांग्रेस मान रही है? नहीं, वो ये तो नहीं कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं। ये तो ये सरकार कह रही थी ना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये सरकार तो ये भी कह रही थी कि इन्फ्लेशन नहीं है। एक सेंटेंस है इन्फ्लेशन पे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का, एक सेंटेंस। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब तक आप बीमारी को मानेंगे नहीं, दवा दारू कैसे करेंगे भाई? नहीं, पर बीमारी को तो मैं ठीक है विनोद, पर अब बीमारी तो अब मानते हुए दिख रहे हैं कि हाँ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, तो उसे एड्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है। सरकार के पास भी तो सीमित संसाधन होते हैं ना, उन सीमित संसाधनों में ही एलोकेशन करनी होती है, और यही एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सरकार के सामने। क्या आपको वास्तव में यकीन है कि ये लोग बेरोजगारी की समस्या को संबोधित कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं है। मैं उसके लिए आपको इसी बजट का एक आंकड़ा देता हूं। इन्होंने मनरेगा के ऊपर 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछले बजट में मनरेगा पे कितने रुपए खर्च हुए थे? 98,000 करोड़ रुपए। 86,000 करोड़ रुपए तो उसका संशोधित अनुमान था, रिवाइज्ड एस्टिमेट था। 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बार उन्होंने मनरेगा के ऊपर जो अलॉटमेंट किया है वो पिछले बार के अलॉटमेंट से भी कम है। नंबर एक बात, इनका जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने इन्हें सुझाव दिया था कि चूंकि बेरोजगारी शहरों में काफी बढ़ रही है, इसलिए आप एक अर्बन मनरेगा लेके आइए। विवेक देवरा ने दिया था। उसको एक कान से सुना उन्होंने, दूसरे कान से उन्होंने उसको निकाल दिया। अब इस प्रकार की सब्सिडी देना कि आप पहली बार आएंगे तो आपको हम इतना दे देंगे, और एम्प्लॉय को इतना दे देंगे, इससे बेरोजगारी पे क्या हमें डिटेलिंग का भी इंतजार करना चाहिए? नहीं, जितनी हमें डिटेलिंग अभी है उसके आधार पर तो बोलेंगे भाई ये, हाँ, 1 करोड़ लोग किस कंपनी में कितने जाएंगे, इंटर्नशिप के बाद पक्की नौकरी मिलेगी, वो रोड मैप आ जाए तो शायद और बेहतर विश्लेषण होगा। वो तो जब आएगा तब हम उसकी पर टिप्पणी करेंगे ना। अभी तो उस पुल पे गुजरा ही नहीं है, हम उसकी पुल पे से कैसे गुजर जाए हम? मेरा कहना है अभी हमारे पास तथ्य और आंकड़े हैं, उसके मुताबिक सरकार बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए या उसमें कमी के लिए इस बजट में कम से कम गंभीर नहीं दिखती। नंबर एक बात। नंबर दो बात, किसी जरूरतमंद राज्य को अगर सरकार विशेष पैकेज देती है कुछ, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन यह बिल्कुल तय बात है कि अगर नरेंद्र मोदी का बहुमत कम नहीं होता तो ये बिहार और आंध्र को ये सब पैकेज नहीं मिलता। अब आप सोचिए, करीब 1 लाख करोड़ रुपया इन दोनों प्रांतों को दे दिया गया है। तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने बताया कि 60,000 करोड़ रुपए के पैकेज का पहले ही हमें वादा कर दिया गया है कि 15,000 करोड़ की आपके ही कार्यक्रम देख रहा था, उसमें बताया। इसके बाद 1 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने दे दिया है। अब आप कल्पना कीजिए, ये 1 लाख करोड़ सरकार न देती उनको तो 1 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च होता? ये 1 लाख करोड़ शिक्षा पे खर्च हो सकता था, ये मनरेगा पे खर्च हो सकता था, ये स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता था, ये बेरोजगारी घटाने के और दूसरे तमाम तरीकों पे खर्च हो सकता था, बहुत जगह रुपया खर्च हो सकता था। अच्छा, अब सरकार मान लीजिए 5 साल चलेगी, मान के चले हम सरकार 5 साल चलेगी, राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार है, तो हर साल ये सरकार आंध्र प्रदेश के और बिहार के दबाव में रहेगी। अगर हर साल दबाव में रहेगी तो हर साल बजट का कचूमर निकलता रहेगा इसी तरीके से। कोई 15,000 करोड़ में तो अमरावती बनने वाली है नहीं।
बिहार इतना गरीब प्रांत है, इस पैसे से उसका क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लगातार उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। हर बार नरेंद्र मोदी के ऊपर तलवार लटक रही है। पर तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का भुरकुस निकला हुआ है नहीं, पर और निकला रहेगा। इसका एक और पुट भी है, और दिलचस्प बात यह, इतने सालों से आप राजनीति ट्रैक कर रहे हैं विनोद, कि अब अगर हम गठबंधन सरकारों को देखें, बल्कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरसिम्हा राव की वो सबसे बड़े आर्थिक सुधार लेकर आई थी। और हम यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट भी देखे हैं जो परफेक्ट बजट की बात करते हैं, चिदम्बरम के जमाने में जो आया वो दरअसल गठबंधन सरकारों में आया है। तो ये कह देना कि नहीं बस दबाव के चलते कुछ ही लोग फायदा उठाएंगे, क्या हम थोड़ा इसका एक ही तरह का नैरेटिव या वन साइडेड व्यू ही देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि अभय जी कहते हैं कि अभी इसको बहुत सारे फाइन प्रिंट्स इसके आने बाकी हैं, लेकिन जो आए हैं उन पर तो हम बात कर ही सकते हैं। जैसे मैंने पूरी बजट स्पीच सुनी, अब पूरी बजट स्पीच में कृषि क्षेत्र को लेकर के, मैं उसी पर, बल्कि अगला सवाल वही, कृषि क्षेत्र को लेकर के मुझे कोई बहुत विशेष बात नहीं दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि हम कुछ नई फसलों के बारे में किसानों को बताएंगे, किसानों को प्रशिक्षण देंगे, लेकिन किसानों का जो इनपुट, जो बार बार कृषि मूल्य की बात होती है, मूल्य के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई, एमएसपी के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई, और ना ही जो हमारा इनपुट है एग्रीकल्चर का, डीजल, फर्टिलाइजर, आपका बिजली, इसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं पेस्टिसाइड और बीज, ये सारे इनपुट जो है नहीं, कोई राहत देने की बात उस राह पर आगे चलते दिखाई देंगे। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। एग्रीकल्चर बजट बढ़ा तो दिया ही है ना 27,000 करोड़, उसमें ठीक है 1,52,000 करोड़ में 60,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि में ही चले जाएंगे। और बजट आपने भाई किसान सम्मान निधि आप दे रहे हैं 6,000 रुपए साल की, लेकिन उसको 100 रुपए लीटर डीजल खरीदना पड़ रहा है, 95 रुपए 90 रुपए लीटर डीजल। तो सारी किसान सम्मान निधि का जो है जितना आप देते हैं उससे ज्यादा, वो तो खाद का कट्टा भी 50 किलो की जगह खाद का कट्टा 45 किलो हो गया, महंगा अलग हो गया है, खाद महंगी हो गई। तो इसके अलावा जो भी मनरेगा की बात कही, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बजट घटा दिया गया है आपको इस बजट में, पीएम जो गांव की से सीधा जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के गांव की बात हम लोग करते हैं। पूरे चुनाव में किसानों की नाराजगी सामने आई। मुझे लग रहा था कि बेरोजगार युवाओं, जैसे युवाओं के लिए घोषणा की गई अप्रेंटिस वाली, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि 52% लोग जो है वो स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, पढ़े लिखे काम करने के योग्य नहीं, 10 में 2 में से 1 आदमी ऐसा है। तो उस पर आप सरकार ने ध्यान दिया है, ठीक है, ये 2 काम है। लेकिन असली चीज जो ये है, जो ग्रामीण रोजगार क्षेत्र, जो सबसे बड़ा आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जहां पर रोजगार का एक बहुत बड़ा एक वो क्षेत्र है, 45% आबादी उस पर निर्भर है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग, उसके लिए कोई विशेष किसी तरह की योजना या किसी तरह की स्कीम इस बजट में मुझे तो नहीं दिखाई पड़ी। ये मैं अभी आपके पास भी आ रहा हूं। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद जुड़ गए हैं। और रवि बाबू, बिहार पर तो आएंगे। एक बड़ी हेडलाइन बिहार ने तो बनाई है कि बजट में बम बम बिहार हो गया है, बिहार की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन ये जो बजट, मोदी सरकार तीसरी पारी का ये पहला बजट, सबसे अहम संदेश, क्योंकि ये आर्थिक दस्तावेज नहीं राजनीतिक दस्तावेज भी होता है, क्या देता दिखाई दिया है आपकी निगाह में? देखिए, सबसे बड़ी बात इस बजट को बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश के लिए व्यवस्था है, वो चर्चा में पहले से था। इस बजट में जो रोजगार नियोजन के लिए काम किए गए हैं, इस बजट में जो गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है, इस बजट में जो मुद्रा लोन को 10 लाख को 20 लाख किया गया है, इसमें जो 10 लाख हायर एजुकेशन के लिए व्यवस्था की गई है, और जो 9 नियामक दिए गए हैं जिसके अंतर्गत पूरे इस बजट के विकास के ढांचे को खड़ा किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आगे क्या करना है उसमें बड़ी बात है। तो अगर आप कृषि के क्षेत्र को देखें, अगर आप नियोजन के क्षेत्र को देखें, आप रोजगार को देखें, स्किलिंग को देखें, बाढ़ नियंत्रण को देखें, सिर्फ बिहार ही नहीं है, उसमें आसाम भी है, उसमें हिमाचल भी है, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें सिक्किम भी है। और जो पूर्वोदय की बात इसमें है, जो पारंपरिक रूप से सबसे पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं,
तो इसका बड़ा होलिस्टिक विचार है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो बिहार को जो 59,000 करोड़ जिस तरह रुपए से मिले हैं रवि बाबू, ये बूस्टर डोज साबित होगा का बिहार के लिए? देखिए, एक पुरानी मांग है, वो तो वहां विधानसभा विधान परिषद में भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य के दर्जे के बजाय विशेष पैकेज, क्या बूस्टर डोज साबित होगा बिहार के लिए? देखिए, आप जाते हैं नाम पर, मैं आपसे आग्रह करूंगा जाइए सब्सटेंस पर। आज अगर पटना पूर्णिया सड़क, बक्सर भागलपुर सड़क, बक्सर में गंगा पर ब्रिज, पीरपैंती में बड़ा पावर स्टेशन हजारों करोड़ का, मेडिकल कॉलेजेस की बात, गया का टूरिस्ट हब, नोडल हब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, और बोध गया, हमारे विष्णुपद और राजगृह, नालंदा, इसको एक ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने की दिशा में कोशिश है। तो सिर्फ वो बिहार के लिए है क्या? अगर पटना से पूर्णिया जाएंगे तो पूर्णिया नेपाल और चाइना का भी तो ओपनिंग डोर है कि नहीं, जो 62 के समय बना था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बिहार को अलग मत करिए। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, नेपाल के ऊपर आने वाली नदियाँ अधिकांश बिहार में आती हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल को भी परेशान करती हैं, आसाम को भी परेशान करती हैं। तो अगर उसके लिए एक होलिस्टिक सोच हो रही है, जो इसमें है, मैं बिहार से आता हूँ, जानता हूँ कोसी की बाढ़ से, बागमती से, कमला बलान से, गंडक से, बूढ़ी गंडक से क्या परेशानी होती है। पूरा उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार परेशान रहता है। तो उस दिशा में अगर इसमें कोशिश है तो इसका स्वागत करना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट रवि बाबू, पर सवाल गंभीर है। अब बिहार को ये मिल गया, आपने कहा अब पुल बनेंगे, 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे, वो पुल टूटने भी बंद हो जाएंगे अब बिहार में? पुल टूटने का सिलसिला कुछ ज्यादा विकराल रूप ले रहा है पिछले कुछ दिनों में। देखिए, पुल टूटने की घटना का कोई मैं समर्थन यहां नहीं कर सकता। उसमें और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और समीक्षा की ज़रूरत है। थोड़ा मैंने भी अपने तरीके से उसको जानने की कोशिश की है। 99.9% पुल वही हैं जो कांग्रेस के समय और आरजेडी के समय बने थे। उसको और देखने की ज़रूरत थी, इसलिए काफ़ी लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। आपने सही कहा, पुल टूटें और सख्त कार्रवाई नहीं हो, इसका कम से कम मैं तो समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन अब जो पूरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, सब कुछ में, तो इसका ध्यान रखा जाएगा और रखा जाना भी चाहिए। विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि जी कुर्सी बचाओ बजट है, बिहार को, बिहार की बल्ले बल्ले कर दी, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अरे भाई महाराष्ट्र का तो खून चूस लिया, हमें कुछ नहीं मिला। ये राजनीतिक एक हमला देखते हैं या इसमें एक वो जो कंपेटिटिव फेडरलिज्म की भी कहीं ना कहीं बू आने लगी है? अच्छा, पहले बात, आपने मुझसे लाइटर नोट पे बात किया कि कुर्सी बचाओ आपने कोशिश की, तो क्या हम राहुल गांधी और इंडिया वालों को कुर्सी दे दें? पहले आप बता दीजिए। राहुल गांधी 100 से आगे बढ़, पहले ये भी आप बता दीजिए। वो 100 से आगे बढ़ नहीं सके हैं, दिखाते ऐसा कि हम जीत गए। आरजेडी को बिहार में सिर्फ 4 सीट मिली है, दिखाते ऐसा कि बिहार को स्वीप कर दिए। 40 में 30 हम जीते हैं। पटना साहिब से मैं जीत के आया हूँ 1,55,000 वोट से। तो क्या करें? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो थोड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है। हाँ, यूपी को ठीक करने की ज़रूरत है, कार्रवाई चल रही है। महाराष्ट्र में और इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। तो और जहाँ तक यूपी के सहयोग की बात है, तो एक बार मैं आपसे कहूँगा, अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश के कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए गए, लखनऊ और आसपास वेपन की कितनी फैक्ट्रियां और फैसिलिटी खुली है उत्तर प्रदेश में, ये आप मालूम कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कितनी मेडिकल कॉलेजेस। देश के पूर्व आईटी मंत्री के रूप में मैं जानता हूं कि यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। आपको मैं बता दूं संदीप बाबू, आज मोबाइल फ़ोन के उत्तरोत्तर विकास की चर्चा हुई। थोड़ा इसमें आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री के रूप में मुझे काम करने का पीएम के निर्देश में सौभाग्य मिला था। 14 में 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अभी 270 है। और आपकी जानकारी के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 93 मोबाइल की फैक्ट्री आई है, और पूरा सैमसंग की बड़ी फैक्ट्री नोएडा में ही आई है। तो आज योगी जी ने उस पूरे
अवसर को तलाशा और आज पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन रहा है। उसमें भारत सरकार का बहुत ये सहयोग आपने रहा एक है। बहुत अहम बिंदु इसलिए उठाया है कृपया रवि करके बाबू, पूर्णता में थोड़ा देखने इसकी नहीं आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है। 11,11,000 करोड़ का आवंटन किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे के लिए। और ऐसे में मैं 2015 और आप बहुत अहम मंत्री रहे हैं इस सरकार के, जो खाका तैयार किया गया था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 25% योगदान करेगा, वो अभी नहीं हो पाया है। लेकिन स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का जो वो एक खाका तैयार किया गया था, क्या अब उसको एक फाइनल टच भी ये बजट देता दिखा है? बिल्कुल। आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हो रहा है, बोलिए। पिछले की तुलना में 11,000 करोड़ या 11% अधिक है। मेरे पास बजट की कॉपी है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और आप मुझे ये बताइए कि जो बड़ी बड़ी सड़कें यूपी से गुजरती हैं, जिस पर वायुसेना के बड़े प्लेन उतर रहे हैं, ये कब बने हैं? तो फिर कहूँगा इसको कृपया करके पूर्णता में देखिए। और ये जो पूरी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जिसके कारण पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव हुआ, संदीप बाबू आपकी जानकारी में बता दूं, हम एप्पल की 16 फैक्ट्री उठा के ले आए थे चाइना से भारत में। आज मेड इन इंडिया एप्पल की जो मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो गया है। अब आईपैड बन रहे हैं, अब बाकी चीज़ें बन रही हैं, अब आपके चिप्स बनने की बात हो रही है। तो ये जो पूरा, क्योंकि ये दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत आगे बढ़े। आज आप देखिए पूरे इस स्टार्टअप इंडिया में कितने स्टार्टअप बच्चे हैं जो यूनिकॉर्न हैं। 100 यूनिकॉर्न का मतलब है उनका रेवेन्यू $1 बिलियन, 7,000 करोड़ का। तो इस तमाम राजनीति के कोलाहल में देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं, नहीं उनको अगर भारत को मेक इन इंडिया इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में करनी है, तो उस ओर कदम उठाए जा रहे हैं। पर एक छोटा सा कमेंट और आपसे चाहूंगा, आई सीक योर इंडल्जेंस रवि बाबू। स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर स्वास्थ्य पर 1,26,000 करोड़ और शिक्षा पर 1,26,000 करोड़, स्वास्थ्य पर महज 89,000 करोड़। ये हमारी व्यवस्था की तमाम सरकारों की, मैं सिर्फ आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्राथमिकता कागज पर क्यों नहीं उतरती, आवंटन में क्यों नहीं उतरती? देखिए इसके 2 स्वरूप है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा कि आपने सवाल किया, थोड़ा मुझे इसको अपनी समझदारी से स्पष्ट कर दीजिए। आज लगभग 25 एम्स आए हैं कि नहीं संदीप बाबू? वो पहले आ गए ना, उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है ना, सारे कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, बाकी व्यवस्था है। जो पूरा आयुष्मान भारत है, इसकी व्यवस्था भारत सरकार उठाती है कि नहीं उठाती है? अब उसको 70 से ऊपर के लोगों के लिए बिल्कुल बिना किसी इनकम बैरियर के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो पूरा कोरोना की लड़ाई हुई, उसमें भारत सरकार ने कितना बड़ा काम किया, पूरे जो वैक्सीनेशन है, बाकी सब काम में। लेकिन एक बात आप कभी नहीं भूलें कि हेल्थ इज ऑल्सो ए स्टेट सब्जेक्ट, संदीप बाबू। आजकल संविधान की लाल बत्ती लेके, लाल किताब लेके घूमने वालों की बड़ी तादाद लगी हुई है। तो उसी संविधान में कंकरेंट लिस्ट में हेल्थ है, कभी ना भूलें उसको। तो मतलब केंद्र सरकार के भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे होते हैं, और केंद्र और राज्यों को समन्वय कदम ताल भी करना होगा। और कंपेटिटिव फेडरलिज्म तो हो, लेकिन कंपेटिटिव पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ना रहे। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। रविशंकर प्रसाद, आपको जोड़ना चाह रहे थे मेरे ख्याल से, 10 सेकंड में प्लीज। बस सिर्फ एक बात, हेल्थ की सारी स्कीमें बंगाल में नॉन स्टार्टर हैं। वो प्रधानमंत्री योजना के नाम से जानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कल कोई और रहेगा, या नहीं हो सकता है। कई जगह मुख्यमंत्री योजना है, ममता जी के नाम पर योजना है, आमी कोरबोना, ऐसे कैसे चलेगा भाई? बाकी जगह समस्या पैदा हुई,
छत्तीसगढ़ के चुनाव में तो देखा यहाँ था। पर आम आदमी तो का ऐसे हित कैसे चलेगा? सर्वोपरि रखना तो फिर होगा, ये कहता बात हूं, आप- आपका फेयर पॉइंट है सर। बिल्कुल रनिंग आउट ऑफ टाइम, एड्स पर चलता है चैनल, आप तो हमें जानते हैं, तो बिल्कुल आई कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम, पर वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।